हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज में और मैं हूं केवल आपके सामने। इस पीटी रिवीजन सीरीज में हम जून महीने से शुरुआत कर चुके थे और हर एक एपिसोड में एक महीना करंट अफेयर कवर कर रहे थे। आज हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सितंबर महीने का करंट अफेयर। वह करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो एक एक करके सारी घटनाओं को हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाउड सीडिंग से। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या है? अपने आप में इस फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा, बारिश से जुड़ा हुआ मसला है। दरअसल आर्टिफिशियल तरीके से बादलों में कुछ ऐसा काम किया जाता है, कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जिससे कि बारिश हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं, क्या है, किस प्रकार से है। तो देखिए, जो दुनिया भर के सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं जहां बारिश की जरूरत है, वहां एक कृत्रिम तरीके से बारिश कराई जाती है। कैसे कराई जाती है? जैसे अभी हाल ही में यूएई ने पिछले साल बारिश का सहारा लिया था इस कृत्रिम तरीके से, और उसमें किया क्या था? सॉल्ट फ्लेयर्स का सहारा लिया था। सॉल्ट फ्लेयर्स का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसी चीजें जैसे ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए इसमें ये जो है ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस दरअसल है सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे सॉलिड फ्लेयर्स हैं। ये नमक के नैनो कण हैं और इनका उपयोग किया जाता है बादलों में कुछ परिवर्तन करने के लिए। ऐसे बादल जो बारिश करने वाला गुण तो रख रहे हैं लेकिन बारिश नहीं कर रहे हैं, उतनी अच्छी अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वे बारिश कर सकें। जो आइस क्रिस्टल वहां बादलों में मौजूद हैं वो इतने अच्छे क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉप्स में नहीं बदल रहे हैं जिससे कि बारिश हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा क्या कि उससे उन सारे आइस क्रिस्टल को थोड़ा और पास लाया जाए। जितना ही वो पास आएंगे उतना ही वो हैवी होंगे और उसके बाद वे ड्रॉप्स के रूप में नीचे बारिश के रूप में हमें दिखाई देंगे। लेकिन यह तब हो सकता है जब हम यह नमक के नैनो कणों का सहारा लें, इन सारी चीजों का सहारा लें और बादल के ऊपर जाके छोड़ दें, और उसके बाद जैसे ही वो बादल में पहुंचेंगे तो सारे आइस क्रिस्टल पास में आने लगेंगे, इनसे जुड़ने लगेंगे और उनका साइज बड़ा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बारिश होने लगेगी। तो इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सहारा किसका लिया जाएगा क्लाउड सीडिंग में? जैसे कि सबसे अच्छा तरीका एयरक्राफ्ट का सहारा लिया गया। देखिए, बादल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हवाई जहाज भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इससे जो हम सॉल्ट फ्लेयर्स नीचे की तरफ गिराएंगे वो देखिए इस डायरेक्शन में गिरेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा तो पीछे की ओर जाएगा। इस तरह से यह सॉल्ट फ्लेयर ज्यादा से ज्यादा बादल का एरिया कवर कर लेगा, आसानी होगी, और फिर उसके बाद बारिश होगा उस प्रोसेस के बाद जो मैंने बताया आपसे। लेकिन बात यह आती है कि इसका उपयोग क्या है? इसका सबसे बड़ा उपयोग जैसे है कि हमें कृषि के लिए जल की आवश्यकता है, विद्युत उत्पादन के लिए भी हमें जल की आवश्यकता है। जैसे कि जल विद्युत के लिए अभी जो ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई गई और जल विद्युत का उत्पादन किया गया। अब इससे एक फायदा है जल प्रदूषण नियंत्रण। जो जल में प्रदूषण मौजूद है, जब ज्यादा पानी वहां मिलता है तो उसके बाद वह प्रदूषण भी नियंत्रित होता है। उसके साथ ही वायु प्रदूषण में इतने सारे पॉल्यूटेड चीजें हैं वे बारिश की वजह से कम होती हैं। साथ में जो शुष्क क्षेत्र हैं अगर हम उसे अनुकूलित कर सकें तो पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे की बात आती है चुनौती में। तो चुनौती अपने आप यही है कि इसकी वजह से प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलेगा। पृथ्वी में मौजूद जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, अब इनके लिए नुकसान भी है। क्या नुकसान है? कि जो हम सॉल्ट फ्लेयर्स बादल में पहुंचाते हैं वे फिर वापस से बारिश के साथ नीचे आते हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जीवों को, पेड़ पौधों को। और अपने आप में देखिए तकनीकी रूप से कितना महंगा है कि हमने एयरक्राफ्ट का सहारा लिया, उसके बाद हम बारिश कराने के लिए सॉल्ट फ्लेयर को लेके जा रहे हैं। कितनी मात्रा में बारिश करानी है, कितना पॉसिबल है, क्या बारिश हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितनी हो पाएगी, यह भी 100% कंफर्म नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। बस संभावना बढ़ जाती है बारिश होने की और हो भी जाती है, लेकिन बात वही है कि महंगा है। अब बात यही आती है कि सामान्य मौसम प्रतिरूप जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि जो मौसम जिस जगह का है हम देख रहे हैं उस पर धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बदलाव आ रहा है, उसी प्रकार से हम यह जो कार्य करेंगे उससे तो कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। भविष्य में मौसम में बदलाव आने में
हमारी जो भूमिका है वह ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, जो इस वक्त किस वजह से हो रही है, इस वक्त हो रही है जीवाश्म ईंधन के इतने ज्यादा प्रयोग करने से, जो क्लाइमेट जो वार्म हो रहा है हमारा, उस वजह से। देखिए अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसमें एक बात को आप समझिए कि हम जब सॉल्ट फ्लेयर्स को छोड़ रहे हैं, जैसे कि CO2 की बात करें, सॉलिड CO2 तो है तो वह CO2 ग्रीन हाउस गैसों में से एक ही है, तो वह भी वायुमंडल में मौजूद हो जाएगा, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। साथ में साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स हमारी अगली खबर है। अब देखिए नाम से इसको देखिए, रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स, जो इसका नाम है इससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जो इसके कान का क्षेत्र है वहां पे देखिए लाल रंग की ये पट्टी बनी हुई है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, रेड ईयर्ड। स्लाइडर टर्टल के पीछे भी एक बड़ी वजह है, उसको भी समझ लेते हैं, जल्दी आपको पता चल जाएगा। जो इनका मूल स्थान है वह सबसे पहले जानिए। मूल स्थान है दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। अब यह जो मूल स्थान तो यहां का बता रहा है, लेकिन भारत में भी ये पाए जाते हैं। भारत में क्यों पाए जाते हैं, भारत में पाए जाने की इनकी एक वजह है कि भारत में जो भारतीय कछुए हैं उन्हें पालना तो प्रतिबंधित है, लेकिन यहां ये जो कछुए हैं इन्हें पालना प्रतिबंधित नहीं है। लोग इन कछुओं को पाल लेते हैं और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, इनका आकार बड़ा हो जाता है, तो किसी आसपास के पोखर में या किसी भी अन्य वाटर बॉडी में जाके उन्होंने छोड़ दिया। उससे होता क्या है कि वाटर बॉडी में जब वो गए तो वहां के जो लोकल जो जीव जंतु थे, जो वहां के जलीय जीव थे, वो जलीय जीवों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या जरूरी हो जाता है, ऐसी चीजों में जरूरी हो जाता है कि इन पर लगाम लगाई जाए, अनावश्यक रूप से भारत में ना आए, नहीं तो यहाँ के जो स्थानीय जीव हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। अब देखिए जो मैंने इनको बताया कि इनके नाम के पीछे की वजह है रेड ईयर्ड। अब स्लाइडर की बात करें तो ये मुख्य रूप से तो जलीय जीव हैं, लेकिन जब ये ऊपर आते हैं, स्थल में आते हैं, तो किसी चट्टान या लकड़ी के सहारे आते हैं, और जैसे ही इन्हें तुरंत पानी में जाना होता है तो स्लाइड करके पानी में पहुंच जाते हैं। इसी वजह से इन्हें स्लाइडर भी कहा गया। वही बात कि स्थानीय प्रजातियों के लिए अपने आप में खतरा है। और भारत में अभी कहां कहां ये देखे पाए जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से शहरी आर्द्र भूमि है, जैसे चंडीगढ़ में सुखना झील है, गुवाहाटी में मंदिर तालाब, बेंगलुरु की झीलें, मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली में यमुना नदी, ऐसी जगहों पर जहां पर लोकल लोग जो पाल रहे थे और उन्हें छोड़कर आ गए, अपने आप तो आएंगे नहीं। अब देखिए अगली बात आती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। इसको समझ लीजिए, इस वक्त दुनिया में हम अपने आप को जिम्मेदार जब मान चुके हैं कि जितना भी यह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी और एकमात्र भागीदारी किसकी है, हम इंसानों की है। और जब हमने ये गलती मान ली है तो इसको सुधारने के लिए हम जुट चुके हैं। तो इसी सुधारने के क्रम में हम ईंधन के रूप में जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे थे, उसकी जगह दूसरे विकल्पों पर हम बढ़ रहे थे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसी क्रम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा ईंधन है। तो इसके लिए जर्मनी ने एक लॉन्च की है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अपने आप में उत्सर्जन मुक्त है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इस ट्रेन में नहीं होगा, क्योंकि ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन फ्यूल है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, क्या इसके फायदे हैं। फिलहाल इस ट्रेन की खूबी यही है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और एक बार में जितना फ्यूल होगा उससे 1000 किलोमीटर तक का सफर भी तय करेगी। लेकिन यहां पे मुख्य बात ट्रेन नहीं है, मुख्य बात है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, HFC। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में देखिए अपने आप में तो यह विद्युत शक्ति का सबसे स्वच्छ, विश्वसनीय और निर्बाध स्रोत है, लेकिन इसे प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, उसे भी हमें समझना होगा। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा, सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, लेकिन फिर भी इसे प्राप्त करने की एक मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं, हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आवर्त सारणी में आपको पता है, जो आवर्त सारणी है उसमें पहले नंबर पर आती है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और सबसे क्रियाशील में से एक है। तो ये जो है बहुत हल्की भी होती है, इसीलिए वायुमंडल में यह अकेले में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। इतनी हल्की होती कि ऊपर की ओर बढ़ती है, साथ में जहां भी मौजूद है किसी न किसी अन्य तत्व के साथ, अन्य पदार्थ के साथ मौजूद है। तो उसे प्राप्त करना होगा, जैसे कि H2O, पानी से, इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए, स्पेशली किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए।
तो इसको हम एक एक तरफ से समझ लेते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इससे क्या होता है कि जो विद्युत हमें प्राप्त होगी और विद्युत के साथ साथ जल और ऊष्मा का उत्पादन होगा, किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं होगा। अब देखिए यहां पे निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। उस प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं। तो सबसे पहले जिस फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की, इसका निर्माण कैसे होता है? अक्षय ऊर्जा का सहारा इसके लिए लिया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो हम जो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के माध्यम से जो विद्युत मिलेगी, उस विद्युत का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? जल में। जल का मतलब कहां करेंगे? H2O में करेंगे। इसी को हम बोलते हैं जल का विद्युत अपघटन। नाम याद रखिएगा, जल का इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है कि जो H2O है, यह H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति हो गई। इसके उप उत्पाद मतलब अलग से क्या मिलता है हमें इसमें? तो जल और जलवाष्प भी अलग से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके अलावा दूसरे भी हैं, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन है, तो किससे प्राप्त होता है? इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उसी के बाद ब्लू हाइड्रोजन, इसे भी प्राकृतिक गैस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए बात आती है इसका महत्व क्या है। आपको पता है भारत ने भी अपना लक्ष्य बता दिया है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन प्राप्त करना चाहता है। नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या है कि वह 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना स्टॉक करने की क्षमता उसके पास होगी। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा जिससे स्टॉक ना कर पाए, यानी कि एक अनुमानित आकलन होगा, जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम स्टॉक करने की क्षमता रखते हैं हमारे यहाँ के वनों के माध्यम से। प्लस दूसरी बात कि हम कम से कम जब उत्सर्जन करेंगे तभी तो स्टॉक कर पाएंगे। तो उसके लिए वही कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जाए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सकेंगे। उसके अलावा तेल पाइप उत्सर्जन नहीं होगा। तेल पाइप का मतलब किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे शोर रहित संचालन। अब यहाँ पे एक बात तो तेल पाइप को अलग से भी आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, पूछ लिया जाए तो गैस या विकिरण कोई भी चीज का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। और साथ में शोर रहित संचालन मतलब कि जैसे अन्य आप जैसे मोटर वाहन देखते हैं जिसमें शोर होता है, पेट्रोलियम जिसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, कितना शोर होता है, लेकिन इसका उपयोग होगा तो शोर नहीं होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आपने ही देखा होगा। इसका संचालन भी अपेक्षाकृत आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसमें याद रखिए आपके उद्देश्य क्या है। इस मिशन के उद्देश्य हैं कि ऊर्जा उद्योग मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज यानी कि कार्बन मुक्त करना है, यानी कि ऐसे ईंधन का इस्तेमाल ना हो जिससे कार्बन का उत्सर्जन हो। स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करनी है। जो हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं उसे हम भारत में प्राप्त कर सकें, वह क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ परिणाम भी हैं 2030 तक के लिए, आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे की बात आती है शैलो वाटर माइनिंग। इसको समझ लेते हैं। शैलो वाटर माइनिंग टर्म जो है यह काफी चर्चा में है, क्योंकि इसके बारे में जो कुछ बहुत सारे शोध करने वाले लोग थे उनके द्वारा कहा गया कि शैलो वाटर माइनिंग भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, पर्यावरणीय जोखिम इससे हो सकता है। क्यों, पहले समझ लेते हैं शैलो वाटर माइनिंग क्या है। 200 मीटर से कम गहराई पर होती है समुद्र में। अब इसको बात समझ लीजिए, 200 मीटर से अगर ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे? डीप सी माइनिंग कहेंगे। लेकिन स्थल खंड के बाद जल में हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम 200 मीटर से कम की गहराई तक जाते हैं, वहां माइनिंग करते हैं, तो शैलो वाटर माइनिंग है। अब इसमें खतरा क्यों कहा जा रहा है? जैव विविधता संरक्षण के लिए खतरा क्यों कहा जा रहा है? पर्यावरण की दृष्टि से जोखिमपूर्ण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहना है कि जो तलछट है यह तलछट हजारों सालों में इकट्ठा हुआ है। अब इस तलछट को हटाने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैव विविधता में कुछ नुकसान हो जाए,
हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से एक गलत प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ जाएं, कुछ ऐसी चैन बन जाए जो नुकसानदायक हो जाए। इसी वजह से यह बात चर्चा में है, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं जल दूत ऐप। यह ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, और भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई यह ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। लेकिन अब बात यही आती है कि इसका काम क्या है। जल दूत ऐप नाम तो सुन लिया, किसके द्वारा विकसित की गई है सुन लिया। इसका काम है जो भूजल स्तर है उसे हम जान सके कितना है। तो यह भूजल स्तर जानना क्यों जरूरी है? इससे बहुत सारे आंकड़े हमारे पास आएंगे। पूरे देश के स्तर पर देखा जाए कि देश के प्रत्येक गांव में अगर हम जल दूत ऐप के माध्यम से भूजल स्तर देख सकें, मुख्य रूप से कब? प्री मानसून और मानसून के बाद, पोस्ट मानसून की भूजल स्तर में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो उससे एक हमें पर्याप्त आंकड़ा मिलेगा योजनाएं जो हमारे पास चल रही हैं उनके लिए, प्लस जो योजनाएं हम आगे बनाएंगे उनके लिए। साथ में हमें यह पता चलेगा कि अभी देश में वास्तविक स्थिति क्या है और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। दूसरी बात, जो जैसे कि मनरेगा की बात कर लें या ग्रामीण विकास योजनाओं की बात कर लें, तो इन सब के लिए भी हमें इन आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए होगा क्या? जलदूत ऐप के माध्यम से 2-3 कुएं हर गांव में देखे जाएंगे, चयनित किए जाएंगे, और जिनमें क्या किया जाएगा? भूजल स्तर को देखा जाएगा। इस भूजल स्तर को देखने के बाद हर साल ये आंकड़े देखे जाएंगे, नोट किए जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त जब आंकड़े होंगे तो आगे चल के उन आंकड़ों का उपयोग हम जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे और बेहतरी के लिए कर सकेंगे। अब बात आती है इसमें कि सितंबर महीने में ही 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और इसी दिन अफ्रीका में भी किस देश से? नामीबिया से। नामीबिया से क्या आए थे? चीते आए थे। वे चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। तो इन चीतों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भारत में जो चीते थे वो विलुप्त हो चुके थे और दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। और ना सिर्फ ये एशियाई चीते हम इन्हें कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे? एशियाई चीते तो कहेंगे ही नहीं, इसे हम कहेंगे अफ्रीकी चीते आए हैं। यानी कि अब भारत में एशियाई चीते नहीं, अफ्रीकी चीते होंगे। तो मुख्य बात जान लीजिए कि क्यों लाए गए, क्योंकि 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद ये जो अभी लाए जा रहे हैं, किस प्रकार से लाए जा रहे हैं? एक अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कॉर्निवोर ट्रांसलोकेशन। अब देखिए इसमें एक बात आती है कि अपने आप में दुनिया की पहली यह परियोजना है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जा रहा है। अपने आप में यह पहली बार हो रहा है चीतों के लिए जो किया गया है। इसकी शुरुआत, चीतों को लाने की शुरुआत तो 70 के दशक से होने की कोशिश की जा रही थी। 70 के दशक में प्रयास किया गया कि हम चीन से लेके आए, सॉरी चीन नहीं, ईरान के पास है, हम ईरान से लेके आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम ईरान से नहीं ला पाए। उसके बाद हमने क्या किया? 2009 में हमने बात की आगे अन्य देशों से, जैसे दक्षिण अफ्रीका के देशों से बात की। आगे चल के बात बनी भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूवल नहीं मिल रहा था। 2020 में अप्रूवल मिला, और 2020 में अप्रूवल मिलने के बाद 2022 में नामीबिया गणराज्य से समझौता हुआ, और समझौते के तहत हम लेके आ गए चीतों को। इन चीतों को लाने से लेकिन हो क्या रहा है? देखिए, जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है। खाद्य श्रृंखला में ये एक ऐसे जीव हैं जो ऊपर की ओर आते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं, इनका होना भी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। शाकाहारी जानवरों के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी जानवरों का होना भी जरूरी है। अब देखिए, कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क 1981 में लगभग 3300 वर्ग किलोमीटर के बड़े वन क्षेत्र के कितने क्षेत्र को? सिर्फ 345 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 2018 में इन्हें राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाने की वजह क्या थी? कि यहां पर एशियाई सिंह जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं, वहां से इन्हें यहां लाया जाना था, क्योंकि एशियाई सिंह के लिए भी यह बहुत अच्छी जगह है, उनके अनुकूल है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी यह अनुकूल जगह बताई जा रही थी। इसी वजह से राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। लेकिन वे लाए नहीं गए, क्योंकि चीते को लाने की फिर बात शुरू हो गई, क्योंकि चीतों के लिए भी पर्याप्त अनुकूल घास का मैदान यहां पर मौजूद है, जिस प्रकार उनकी जरूरत है। अब इसका नाम कूनो क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पर कूनो नदी प्रभावित होती है। अब देखिए,
जो मैंने आपसे बताया कि बिग कैट प्रजातियां जो होती हैं, 5 बिग कैट प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। भारत में अब 5 की 5 बिग कैट प्रजातियां मौजूद हैं और भारत बिग कैट प्रजाति के मामले में दूसरा देश है। पहला कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिग कैट प्रजाति के मामले में पांचों की पांचों बिग कैट कहां पर हैं? किस पहले देश में पहले थी? चीन में। चीन में पांचों की पांचों मौजूद थी और उसके बाद अब भारत में पांचों की पांचों मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया, आखिरी बार 1947 में देखा गया था। 1952 में क्या हुआ? 1952 में हुआ कि इसे हम अब विलुप्त घोषित कर देते हैं। 70 के दशक में लाने का प्रयास हुआ, ला नहीं पाया और 2022 में ले लिया और अब टारगेट है कि 5 वर्ष के भीतर हम इसे 50 कर लेंगे। अभी तो नामीबिया से लेके आए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और लेके आए, संख्या हुई 20 और उसके बाद अब इनकी संख्या भी बढ़ाई। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही कुछ और चीतों के बच्चे पैदा हुए हैं, ये बात आपको पता ही होगी। तो इसी तरह से हम अब अगले 5 वर्ष में 50 करेंगे और अन्य बहुत सारी जगह, अभी सिर्फ पुणे में है, पुणे के अलावा अन्य जगहों पर भी इन्हें छोड़ा जाएगा, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब इनके लिए एक और बात आती है कि यह जान लीजिए कि यह पृथ्वी पर जो मौजूद है जानवर, जितने भी जीव हैं, उनमें सबसे तेज गति यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक से दौड़ सकते हैं। बहुत दूर तक नहीं, लेकिन दौड़ सकते हैं। पूरे विश्व में इनका एक ही नाम है। हिंदी में भी चीता बोलेंगे, इंग्लिश में भी चीता बोलेंगे, सारी भाषाओं में क्या बोलेंगे? चीता। संस्कृत में एक शब्द है चित्राकू, इसी से यह नाम बना और चित्राकू का अर्थ क्या है? धब्बेदार। आप देखेंगे चीता भी धब्बेदार होता है। अब इसे पहली बार चीता पालने का साक्ष्य अगर हम देखें, इसे संस्कृत ग्रंथ में मिला है तो कौन सा है? मनसोल्लास है, 12वीं शताब्दी का है। चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय ने इस पे उल्लेख किया था। और चीते के बारे में बहुत अच्छी बात कि दहाड़ नहीं सकता है, म्याऊ जैसी आवाज ही आएगी बिल्ली की तरह। अब देखिए कुछ पैरामीटर हैं जिनमें हम जान सकेंगे अफ्रीकी चीते और एशियाई चीते के बारे में। यहां पे आप देखेंगे तो IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है अफ्रीकी चीता, लेकिन एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि ज्यादा खस्ता हाल कहां पे है? एशियाई चीते के हैं। साइट्स की सूची परिशिष्ट 1 में है और यह भी परिशिष्ट 1 में, यानी कि इनका जो व्यापार है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। उसके बाद इनकी संख्या अफ्रीकी चीतों की ठीक ठाक है, 6,500 से 7,000 के आसपास, और एशियाई चीते 100 से कम ही है, 40-50 के आसपास ही। भौतिक विशेषताएं देखें तो एशियाई चीतों की तुलना में ये बड़े होते हैं। इनमें देखें तो इनके शरीर पर फर अधिक है, जो सर है यह छोटा होता है, गर्दन थोड़ी लंबी होती है और आंखें देखिए तो लाल होती हैं। इनमें देखिए जो ये लाइनिंग है प्लस ये जो धब्बे हैं, एशियाई चीतों की तुलना में ज्यादा होते हैं अफ्रीकी चीतों में। तो ये बात भी याद रखिएगा, पहचान आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। और यहाँ पे आप ये देखें नक्शे में, जहां जहां आपको ये लाल रंग दिखाई, मुख्य रूप से 2 ही महाद्वीप हैं, एशिया और अफ्रीका, यहीं पे मिलते हैं। एशिया में देखें तो हालत खराब है, बस यहाँ इतने ही क्षेत्र में है। बताइए कौन सा देश है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में, जहां पे मौजूद है। प्लस अफ्रीका में इनकी संख्या ज्यादा है, ये कलर आप देख सकते हैं जहां जहां पे है, लाल जहां पे है वहां तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारी सितंबर 2022 के जितना भी करंट अफेयर था परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसे हमने कवर कर दिया है। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे और एक एक महीने के करंट अफेयर को कवर करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको PDF की जरूरत है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि टेलीग्राम में जाइए और उसके बाद आपको टेलीग्राम में जैसे ही आप जाएंगे PDF मौजूद है, इसके चैनल पे आपको जाना होगा, चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।